तो गाइस मैं गोरखपुर में हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और मैं कुछ ऐसे इसमें रुका हुआ था। ये कुछ डॉर्मेटरी टाइप से बाइक है, फुल्ली पैक्ड, जाने के लिए बिल्कुल रेडी। बिल्कुल गोरखपुर के मेट्रो स्टेशन के पास है। मैं आपको दिखाता हूँ। मेट्रो स्टेशन बोल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन के पास है। दिल्ली में रहते रहते सिर्फ मेट्रो स्टेशन की बात है। ये देखो, वो रहा गोरखपुर का रेलवे स्टेशन और बिल्कुल पास में ही है। बाइक को कोल्ड स्टार्ट किया है, उतना भी ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ चलाने से पहले थोड़ा इंजन गर्म कर लिया। हो गया, आवाज़ चेंज हो गया बाइक की। कोल्ड स्टार्ट कंप्लीट, लेट्स गो। ये मैं निकला अपने डॉर्मेटरी से, निकल गया। डे 2 ऑफिशियली बिगिंस। ये आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, आपको राइट साइड में दिखेगा बिल्कुल सामने। लोगों ने बोला था यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैंने यूट्यूब में देखा था, वो डॉर्मेटरी को मैंने रिसर्च करके आया था, ऐसा नहीं है। 500 रुपीज़ लगे नाइट के स्टे की। वॉशरूम डिसेंट है, बंक बेड्स टाइप है, लेकिन बंक बेड्स जैसे एक में 6 लोग रुकते वैसे वाला नहीं है। पर्सनल केबिन टाइप्स दे देते, सिर्फ सोने का जगह होता है उसमें। बेड के नीचे आप लगेज रख लेना और फिर सो जाना। रेस्ट ही तो करना है, कौन सा कुछ करना है। कोई व्यू थोड़ी देखनी है यहाँ से। हम तो जा रहे हैं नेपाल, वहाँ देखेंगे ना असली व्यू। यहाँ कौन सा व्यू देखना है मुझे। अभी टाइम हो रहा है 6:25। मैंने सोचा था 6 बजे निकलूँगा, बट कोई बात नहीं, आधा घंटा कल तो राइट टाइम पे पहुँच ही गए तुम लोग। तो 6:25 हो रहा है और मेरे को अभी सनौली बॉर्डर दिखा रहा है 2 घंटा 11 मिनट। ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा एक बार तो रुकूंगा, 1-2 बार तो रुकूंगा ही। टी ब्रेक होता है, टॉयलेट ब्रेक, या फिर कुछ भी कह लो। बाकी सुबह सुबह उठने का यही फ़ायदा है, ट्रैफिक नहीं मिलती। बट सुबह मैं 4 बजे उठ गया था और फिर मैं थोड़ा सा वॉक किया बाहर, ताकि मेरे को प्रेशर बने, आप लोग समझ सकते हो। फिर मैंने चाय पी। ऑल्दो मैं ब्लैक कॉफ़ी के सैशेस कैरी कर रहा हूँ, बट मेरे को वो डॉर्मेटरी में इतना कुछ फैसिलिटीज़ मिला नहीं। वहाँ पे बस आपको रुकने का है, कुछ नहीं मिलेगा। आप बस आओ, लगेज फेंको, खाना खाओ बाहर से और सो जाओ। ना गर्म पानी का व्यवस्था है, ना कुछ है। तो हाँ, आप लोग अगर लग्जरी स्टे या फिर डिसेंट स्टे चाहिए तो आप होटल प्रेफर कर लेना। वैसे मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने नॉर्मली डॉर्मेटरी कर लिया। मेरे को बिकॉज मैंने कल भी बोला था, आई एम ऑन अ वेरी टाइट बजट। अब ये पता नहीं मेट्रो है कि रोड है, बट हाँ कुछ तो है। दिल्ली की मेट्रो जैसी लग रही है। बचपन की याद आ जाती है यार। पापा मेरे को कार शेड में लेके जाते थे आलू चॉप खिलाने, 50 पैसे के मिलते थे यार। पापा वो दिन भी क्या दिन थे यार। टेम्परेचर जो मैंने सुबह चेक किया था 23 डिग्रीज़ के आसपास था यहाँ का, गोरखपुर का। और बाकी पोखरा का मैंने चेक किया था, वो 17 दिखा रहा था। मुक्तिनाथ का चेक किया था, वो -1 या 0 दिखा रहा था। हालांकि मेरे दोस्त लोग बोल रहे कि वहाँ पे अभी बर्फ़ गिर रहा है, जो भी है जाके पता लगेगा बर्फ़ गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। अभी तो हम फुल फोर्स में निकले हैं। भगवान मेरे साथ रहे और सही से मेरे को डे 2 कंप्लीट करा दे। कल तो मेरे साथ सीन हो गया था, जो मैंने बोला ना कि मैं हमेशा एक प्रिकॉशन लेता हूँ कि हाईवेज़ में, एक्सप्रेसवेज़ में मैं हमेशा टैंक फुल रखता हूँ। तो मैंने, जैसे आपको मैंने बोला, तीनों एक्सप्रेसवे में मैंने टैंक फुल रखी, टॉपअप कराते हुए चला। लास्ट जो था, जहाँ से मेरे को गोरखपुर दिख रहा था 100 किलोमीटर, मेरा टैंक हाफ था। मुझे लगा 100 किलोमीटर हाफ टैंक में तो हो जाना चाहिए। वही गलती करी मैंने। पता नहीं एमटी क्या माइलेज दे रही है, बट मेरा हाफ टैंक वो रिज़र्व में आ गया। और
गोरखपुर में, जो मैंने कल भी आपको बताया, लिंक रोड में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। मैं तो 2 मिनट के लिए डर गया कि एक्सप्रेस में अगर मैं स्टॉल कर जाता हूँ तो मेरे को कौन बचाने आएगा। हालांकि वहाँ पे नंबर्स दिए हुए इमरजेंसी नंबर, वो कितना इफेक्टिव है किसको पता, नहीं पता होता। मैंने एक बंदे से पूछा, उसने बोला इस हाईवे में आप सीधा सीधा चले जाओगे, जब तक ये हाईवे ख़त्म नहीं हो रहा आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं मिलेगी, विच इज़ नॉट गुड। इसलिए मैं आप लोगों को, व्यूअर्स को बता रहा हूँ, जो भी मेरे व्यू मतलब जो भी देखेंगे, अभी तो मैं इतना हूँ नहीं, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि कहीं तो स्टार्ट करूँ। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं हाँ, आपको नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप, या तो आप एक्स्ट्रा कैरी करो, या तो आप हमेशा जो मेरा फंडा है टॉप अप कराते हुए चलो। जहाँ पे पेट्रोल पंप दिखे आप टॉप अप करा लो, जितना भी पैसा लगे आप करा लो। कब आपको वो नीड पड़ेगा आपको खुद नहीं पता, जैसे मेरे को कल हुआ। भाई लोग मुझे ये बताओ, ये दिल्ली तो नहीं है, ठीक है, दिल्ली का पोल्यूशन हम लोग सब जानते हैं, क्यू लेवल्स बहुत ही घटिया है। बट आप मुझे ये बताओ कि ये फॉग है कि स्मॉग है? साहब, भाई साहब, क्या वेदर है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों में ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ। हालांकि ये पहाड़ नहीं है, पर यहाँ के फॉग देख रहे हो, दिस इज टॉप क्वालिटी फॉग यार। स्मॉग ना हो बस, पर ये फॉग ही है, स्मॉग होता तो अलग फील आता। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:19 और हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 आवर राइड करके आ चुके हैं। अभी मेरे को 18 मिनट दिखा रहा है, 11 किलोमीटर और दिखा रहा है, फिर हम सोनाली बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बाय द वे टोल मिला था, बट थैंकफुली यहाँ पे वही वाला सिस्टम है जैसा नॉर्मल टोल प्लाजास में, साइड से निकाल लो। तो यहाँ पे तो टोल बच गया भाई, और 18 मिनट बाद मैं नेपाल का दर्शन करूँगा। वो लग रहा है कि मैं ऑलरेडी 8:30 हो रहा है। अभी इतना जल्दी व्हीकल एंट्री होती है कि नहीं होती, ये मेरे को जाके पता लगेगा। भंसार बनता नहीं बनता, मेरे को भंसार बनाना पड़ेगा, RTO बनाना पड़ेगा, रोड टैक्स वाला जो भी है 200 नेपाली पर डे के हिसाब से। मैं 8 दिन का बनाऊँगा, ज़्यादा ही बनाना, कम दिन का मत बनाना, बफर डेज लेके चलना, नहीं तो फिर पेनल्टी लग जाएगी। वो आ गया जी अपना सोनाली बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है मेरे को देखना पड़ेगा। सर मैं टूरिस्ट हूँ, पोखरा जाऊँगा, पोखरा तक। हाँ, कैमरा ऑन है। गाइस आई कैन नॉट बिलीव आई एम इन नेपाल राइट नाउ। भाई मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है ऑन माई 2 व्हील्स। आई एम नो लॉन्गर इन इंडिया, दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ नेपाल। ओह गॉड, देखो बस में देखो नेपालीज नंबर। I'm not in India right now, guys. Wow, यार, first time cross border. देखो ये नेपाली पुलिस है, ये आप देख रहे हो। आप बताओ ये क्या है? This is not India, guys. This is Nepal. ओहो, इंटरनेशनल बाइक के साथ। भाई इंडिया नहीं है, ये नेपाल है। अब पहली बार मैंने बॉर्डर क्रॉस किया यार ऑन अ 2 व्हीलर। ओह गॉड, अब मैं पहली बार बोल सकता हूँ ऑल्सो वेंट ऑन एन इंटरनेशनल ट्रिप, that too on my own vehicle. मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है भाई। मैंने भंसार बनवा लिया है, RTO पेपर्स दे दिए हैं, इमिग्रेशन हो गया है, बैग चेकअप वेकअप सब कुछ हो गया। मैं कितना सारा लगेज कैरी कर रहा हूँ, गॉड डैम इट।
आई एम इन नेपाल भाई। 3 महीनों से प्लानिंग कर रहा हूँ कि बाइक ट्रिप होगा। बाय द वे हम पोखरा जा रहे हैं, पोखरा से फिर हम जाएंगे मुक्तिनाथ के दर्शन करने। अच्छा तो कुछ डिटेल्स की बात करें तो भंसार बनाने में तो आपको नेपाल एंट्री के वक्त इंडियन साइड से आपको स्कैनिंग कराना पड़ेगा सारे लगेज का, स्पेशली बैकपैक्स अगर आप कैरी कर रहे हो। तो वो लोग पूछते हैं कि आपके पास ड्रोन है या नहीं है। तो मेरे पास तो नहीं था, तो आई सेड नो, बट आई डोंट नो अगर ड्रोन है तो क्या प्रोसीजर है उसका, क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं है। सेकेंड, फिर आप पहले चेकिंग कराओगे इंडियन साइड से, फिर आप नेपाल में घुस जाओगे। घुसने के बाद इट इज़ प्रेफरेबली आप एक एजेंट को पकड़ो। आपको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग आप ही को पकड़ लेंगे फिर बोलेंगे कि भंसार करेंगे, तो यू टेक हेल्प ऑफ देम। और आप वो लोग डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपसे सिर्फ आपका आरसी लेंगे ओरिजिनल, और लाइसेंस ले सकते हैं बाद में दिखाने के लिए, बट आरसी से अगर आपके पास ओरिजिनल आरसी है तो उससे काम बन जाएगा। बाकी दूसरी चीज़, अगर गाड़ी के पेपर्स आपके नाम पे नहीं है, जैसे मेरे ये जो बाइक है दैट बिलोंग्स टू माय वाइफ, तो मैं एनओसी कैरी कर रहा था, बट उन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं। उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आरसी दे दो, तो मैंने सिर्फ आरसी दे दिया। ठीक है, तो सिर्फ आरसी चाहिए आपको एंट्री पे। और वो लोग भंसार के लिए आपको पर डे 200 नेपाली चार्ज करेंगे, जितना दिन के लिए आप बनाना चाहो। उसके साथ साथ 200 रुपीज़ पर डे फॉर RTO नेपाली। ठीक है, तो मतलब आपके पर डे 400 नेपाली आपके लगेंगे। अब आप जितना दिन के लिए बनाओ, 7 दिन के लिए बनाओ, 5 दिन के लिए बनाओ, 10 दिन के लिए बनाओ, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तीसरी चीज़, ये लोग आपको ना एक बोलेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 110 रुपये नेपाली, ऐसा कुछ, ऐसा उटपटांग कुछ बोल देगा। तो आपको बोलना है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरे को भी बोला गया था, मैंने साफ मना कर दिया एजेंट को। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार को जाता है वो सरकार को आप दे दो, जो 200 जो पर डे के हिसाब से है नेपाली। और आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 200 INR मैं आपको दूंगा, मैं बस उतना ही दूंगा। ठीक है, तो मैंने इनके जाल में नहीं पड़ा। तो दैट मीन्स उन्होंने जब वो चीज़ मान लिया और मेरे को बना के दे दिया एनी हाउ, तो दैट मीन्स वो 110 वाला जो वो है वो एक्स्ट्रा मांग रहे थे आपसे, मतलब मेरे से, तो वो नहीं देना है। आपको पता होना चाहिए कि 200 रुपीज़ ही देना है। ठीक है, ये हो गया आपका भंसार और RTO। अब आता है आपका एक्सचेंज रेट। अब देखो, जो मैंने गूगल में सर्च किया 1.6 दिखा रहा था, तो मेरे को बराबर एक्सचेंज रेट मिला, ना कम ना ज़्यादा। 1.6 था तो 1.6 ही मिला मुझे, तो एक्सचेंज में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वो मैंने वहीं से करवा लिया था, जहाँ से सिम लिया वही लोग एक्सचेंज, मतलब एंट्री करते ही राइट साइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एजेंट भी मिल जाएंगे, भंसार भी बनाने वाला, और सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज दोनों। ठीक है, तो ये हो गया मनी एक्सचेंज का पार्ट। तीसरा चीज़ सिम कार्ड मेरे को थोड़ा महंगा पड़ा, जहाँ तक कि मुझे पता है कि 200 INR में हो जाना चाहिए था, बट ये लोग मेरे से 450 रुपीज़ INR मांग रहे थे, जिसको मैंने कम शम करके मैंने बोला देखो यार टूरिस्ट हूँ, आप हमसे इतना कर लोगे, मैं टाइट बजट में चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा दे नहीं सकता हूँ। तो उनको नेगोशिएट करोगे तो वो कम में कर देंगे, 300 में कर देंगे। मेरा 300 में उन्होंने कर दिया, मेरे को 300 INR पड़ा, जो मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे लगा। तो हाँ, ये सारा चीज़ है। एंट्री बिल्कुल हैसल फ्री है, आप लोग बिंदास एंट्री कर सकते हो आपको व्हीकल के साथ। और एक और कुछ परमिट बनता है, उन्होंने बोला वो 3 किलोमीटर तक ही आप चला सकते हो नेपाल के अंदर। पर मेरे को जो परमिट मिला है भंसार, इसमें मैं जितना दिन का मेरा परमिट है उतना दिन मैं नेपाल में कहीं पे भी जा सकता हूँ, एक्सेप्ट अपर मस्तांग, उसके लिए एक स्पेशल परमिट लगती है फिर। और मुक्तिनाथ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसके लिए भी एक स्पेशल परमिट लगती है, जो परमिट मुझे पोखरा से मिलेगा मुक्तिनाथ जाने के लिए। वो अन्नपूर्णा सर्किट का वो परमिट अलग से बनता है। ये वाला जो है बस ये भंसार बस आप नॉर्मल रोड्स पे आप चला सकते हो। सारी बातें इसलिए करता हूँ ताकि वो एक व्यूअर जो देख रहा है, जिसको पता नहीं है, जो करना चाहता है, उसको हेल्प हो। बाकी देखो हज़ारों यूट्यूबर्स हैं जो कवर कर रखे हैं इस टॉपिक को, बस
हाँ किसी को कोई हेल्प मिल जाए, किसी ब्लॉग से कुछ नहीं मिला दूसरे के ब्लॉग देख लो उसमें कुछ मिल गया, ऐसे करके चलता है। तो मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ ना, 3-4 ब्लॉग देखता हूँ, समझता हूँ। तो आप लोग भी देखो 3-4 ब्लॉग, जिसको आपको लगे हाँ भाई इसका बोला हुआ चीज़ ठीक लग रहा है तो उसके हिसाब से चलो। बाकी वेरी सिंपल, इंडियंस के लिए नो पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ओनली आधार कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, दैट्स इट। हाँ एक और चीज़, ये सब जो प्रोसेस है इसको करने में आपको अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे हो हार्डली आपको 1 घंटा लगने वाला है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इधर। तो आप ये मान के चलना कि 1 घंटा ही लगने वाला है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहाड़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, क्या बात है। मेरे को जहाँ तक पता है कि फुटबॉल तक जाना है, फुटबॉल के बाद आपके जो ऐसे वाले रोड स्टार्ट होते हैं ना, माउंटेन रोड्स, वो फुटबॉल के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मुझे पहाड़ दिख रहा है, क्या नज़ारा है यार, क्या लग रहा, फॉग, पहाड़, ओए होए होए ओए होए होए। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो राहुल, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि यू आर नॉट इन ओन कंट्री। यहाँ कुछ होगा ना तो उसके अलग प्रोसीजर होगा, बट स्टिल यार क्या सुंदर है सोनू। सोनू, मैं अपने बीवी को सोनू बुलाता हूँ क्योंकि मेरा टेंडेंसी है ना, जब भी ऐसा कुछ मैं एक्साइटेड होता हूँ या कुछ चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ सोनू, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया सोनू। एनी विच वेज आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे यहाँ से लेना है स्ट्रेट, यहाँ को मेरे को ट्रैफिक लॉज नहीं पता, कोई भी कहीं से भी ऐसे, इंडिया में तो ऐसे ही होता है। बट हाँ, ओए होए होए, भगवान जी देख रहे हो ना कितना मेहनत चल रही है। ओए होए होए, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। जितना मैं नज़दीक जा रहा हूँ, ओए होए होए, देखो देखो ओह गॉड भाई, देखो रोड्स क्या डेंजरस है। वैसे ये डेंजर नहीं है, इससे ज़्यादा डेंजर जोन में जा चुका हूँ मैं, बट एंट्री करते ही बॉर्डर से हार्डली मैं आधा घंटा आया हूँ और मुझे ये सब चीज़ें देखने पड़ रहे हैं। क्या यार भाई साहब, भाई क्या रोड है भाई, देख तो ज़्यादा ही जल्दी थी इसको। आप पीछे आ, पोखरा तक के रास्ते में ऐसे कुछ सीन आने वाले हैं। नेपाल के सुंदर वादियों से चलता हुआ मैं, learning how to stand when the ground gives out, getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now, find something you believe mountains are beautiful but mountains are unforgiving as well। ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत सालों का तजुर्बा है, बहुत पहाड़ों में बाइक चलाई है, गाड़ी चलाई है, फिर भी आज के डेट में अगर आप बोलो ना कि थोड़ा तेज़ चल ले, मैं कभी नहीं चलता, क्योंकि मैं जितने टाइम के साथ मैच्योर हुआ हूँ उतना मुझे लगता है कि पहाड़ों में स्लो चलना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक पेस बना के चलो, ना स्लो ना फास्ट, और कोई अगर पीछे से पास मांग रहा है या आगे जाने के लिए बोल रहा है उसको जान दो। देखो देखा, इस बंदे को पीछे वाले का कोई सेंस ही नहीं है कि पीछे भी एक गाड़ी है, फटाक से लेफ्ट मोड़ दिया। कौन आ रहा है आगे कौन जा रहा है सब देखते हुए चलो, आँख कान खुली रखो, मैं तो धीरे धीरे चलूँगा भाई। मेरे दोस्त लोग आएंगे पोखरा, वो भी 6 बजे तक ही पहुँचेंगे, मैं भी 6 बजे तक पहुँचूँगा आराम से, खाते पीते हुए, किसी को जल्दबाजी नहीं है।
ऑल्सो देयर बाइक्स आर फार मोर केपेबल, उनके पास हिमालयन है तो दे कैन बी अ बिट फास्टर देन मी, व्हिच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इन द माउंटेन्स। बाइक उतना फास्ट नहीं है, फास्ट तो खैर है पर इसका सस्पेंशन ट्रैवल उतना नहीं है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली रोड बाइक जिसको मैं पहाड़ों पे लेके जाता हूँ, 2 बार लेके गया हूँ, अभी तक तो कोई दिक्कत दिया नहीं है। पर इसके ऊपर से एक मेरे को जो इशू आई है वो है इसका जो राइट साइड का फ्रंट सस्पेंशन है, उससे मेरे को लग रहा है ऑयल लीक कर रहा है। इसके वजह से मैं बाइक को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा सा ऑयल या वाल्व, क्योंकि बाइक किसी गड्ढे में गिरी होगी हाईवे में, तो कहीं ना कहीं उसका सस्पेंशन का कोई वाल्व या जो सील होता है वो टूट गया, क्रैक हो गया मे बी। दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि मैं इसको पुश नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। कोई बात नहीं, क्या ही करना, धीरे धीरे चलो यार, मज़े लेते हुए चलो लाइफ के। बस इस बाइक की एक बात, वैसे तो सारी बात अच्छी है, वैसे मेरे को कोई इसमें डिसलाइक्स या कॉन्स नज़र आते नहीं हैं। तो इस बाइक का सबसे जो यूएसपी है वो इसका है टॉर्क। एमटी नाम ही इसलिए भरा है, एमटी का मतलब होता है, जिनको नहीं पता, मास्टर ऑफ टॉर्क। तो इस बाइक में लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट गियर या 6th गियर वो खींच लेता है, तो इसको ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती स्लो स्पीड्स में। return to find the truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling in and out. It's love, 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 love. That pulls you back somehow. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:46। बीच में मैं 30 मिनट के लिए ब्रेक पे बैठ गया था। भाई बहुत ही सुंदर जगह मिला मुझे, ब्रदर्स कैफ़े करके जगह था भाई, क्या व्यू आ रही थी वहाँ से। भूख भी लग रही थी, 2 बज रहे थे, तो मैं सोचा रुक जाता हूँ, क्योंकि भूख सबसे पहले भाई। अब वहाँ से पूरा रिजुविनेट होके पेट पूजा करके अपन अपने बचे हुए 1 hour 30 मिनट को कंप्लीट करते हैं। 48 किलोमीटर्स टू गो टू पोखरा। यस, सेफली चलाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट में जल्दी नहीं चलाना। भाई व्यू देखो, जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ, आई डोंट नो पोखरा कितना ऑल्टीट्यूड में है और नवल, जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ ठंड बढ़ रही है और व्यूज़ तगड़े वाले देखो। कभी फॉरेस्ट आ जाता है, कभी दूर के माउंटेन व्यू आ जाते हैं। ये वाले जो टर्न्स है ना, हमारे इंडिया में भी सेम ही है, उत्तराखंड में भी सेम टर्न्स है। अभी मैं तुंगनाथ गया था, उसके रास्ते भी ऐसे ही हैं, बट हाँ इंडिया के जो रोड्स है वो प्रॉपर बिल्टअप है। देखा, ज़्यादातर मैं मुंडी हिला नहीं सकता ना रोड पे फोकस करना होता है। ये देखो जी, देखा, अभी और 42 मिनट्स है, 5:30 तक पहुँचेंगे हम। लड़की पीछे उधर बैठी हुई थी, उसको लगा मैं उसको देख कैसे कर रहा हूँ हर मोड़ पे सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट होटल में जाके बात करूँगा। मैं अपना गोप्रो को फ़िलहाल अंदर कर दूँगा, सो दैट इट डज नॉट गेट डैमेज्ड ड्यू टू रेन। ठीक है, चलो। कुछ इस तरह हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच गए थे।
दैट इज़ हॉस्टल एट पोखरा। और हमारी डे 2 की एंड यहीं पे होती है, आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।